वेलकम बैक क्लास। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने टेंस के अकॉर्डिंग हमने काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस कर लिए। ये भी डिस्कस किया कि कौन सा टेंस चेंज नहीं होगा। अगर क्लास होती तो मैं फिर से रिवाइज करवा देती और आपको ओरली बुलवाती, लेकिन चलिए अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं। हमने मॉडल के अकॉर्डिंग भी देख लिया था। अब हम पार्ट 6 कंटिन्यू करते हैं और पार्ट 6 में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं। भाई हमने ये तो देख लिया कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस आते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, राइट। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कह सकते हैं अपवाद, है ना, ऑब्सेशन सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। तो वो ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है हम उसको देख लेते हैं एक बार। No change according tense। ये टेंस की स्पेलिंग मैंने करेक्ट लिखी है, लेकिन बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो आप लोग उसको करेक्ट कर लें। TEN ऐसे टेंस, राइट। अब ऐसे कौन से हैं तो हम यहां पर बात करते हैं। नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रुथ की, यूनिवर्सल ट्रुथ। सेकंड है हमारा हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। और थर्ड है हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट। अब ये 3 ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहला है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी वो ट्रुथ, शाश्वत सत्य, जो हम कह सकते हैं ऐसा ट्रुथ जिसको हम दुनिया में बदल नहीं सकते हैं, जो यूनिवर्सल है। कि जैसे हम कहें कि सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, मून नाइट में निकलता है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है। तो ये सारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनमें हम हमारे अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं कर सकते। हम इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको जल्दी से ये चीज क्लियर हो जाए। माई फादर सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, जैसा मैंने कहा ना अभी, द सन rises in the east। अगर हम अब टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, तो कल भी करता था, आज भी करता है, तो उसमें कोई भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। तो हम इसको सिर्फ कॉमा, इनवर्ट कॉमा हटा के दैट लगाकर ही उसको माई फादर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब हम सेकंड देख लेते हैं, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शंस हम कह सकते हैं जो आदतन होती है। आदतन इन सेंस हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं, वी ब्रश अवर टीथ्स। देन डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। जो डॉग्स होते हैं उनकी हैबिट होती है कि वो स्ट्रेंजर्स को देख के बार्क करते हैं।
कैट जो है उसको जहां भी दूध दिखता है, मिल्क दिखता है, वो वहां पे पी जाती है, ये उसका हैबिचुअल एक्शन है। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, वहां पर भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। He said, comma, inverted comma, dogs bark at strangers। डॉग्स जो हैं वो स्ट्रेंजर्स को देखकर भौंकते हैं। बार्क मतलब भौंकना। तो इसमें भी ये उनका हैबिचुअल है, तो इसमें भी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। स्ट्रेंजर्स, क्लियर। अब थर्ड हमारा पॉइंट था हिस्टोरिकल फैक्ट। अब हिस्टोरिकल फैक्ट कौन से होते हैं? जो हमारे पास्ट में हेल्ड हुए होते हैं, चाहे वो पास्ट की कोई वॉर से रिलेटेड हो, हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में आते हैं, हमारे जो हिस्ट्री बन जाते हैं, उनको हम हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, उनकी जो डेट्स होती हैं वो परमानेंट वही रहती हैं, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं ताकि ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाए। The history teacher said, comma, inverted comma, Samudragupta is called the नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को एक उपनाम मिला था, द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो यहां पर भी सेम एज इट इज ही आएगा। ये सेंटेंस भी मैं आपके लिए ड्रॉप कर रही हूं, सिर्फ कॉमा इंटेड कॉमा हटके यहाँ पे दैट लग जाएगा। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्लियर। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे बेसिक रूल्स जो टेंस के अकॉर्डिंग थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो का, वो रहेगा प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज। अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट धीरे धीरे, यहाँ पे टेंस तक हमने पढ़ लिया, अब टेंस के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंस में जाके कैसे चेंज करेंगे, ये हम एक एक पॉइंट को काफी डिस्क्राइबली समझेंगे और यहां से आपको बहुत अटेंटिवली क्लास को अटेंड करना है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया है। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल पिछली क्लास में हमने वाक्य विचार पर अध्ययन किया था और वाक्य विचार में हमने देखा था कि वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य किससे बनते हैं। सबसे पहले वर्ण बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य आते हैं और वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ जरूर होता है। अब वाक्य विचार में हमने पहले देखा था कि वाक्य तीन प्रकार के क्रिया के आधार पर, जिसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कृतवाच्य में क्या था, मोहन पढ़ता है, उसमें अकर्मक सकर्मक दोनों आ जाएंगे। मोहन पढ़ता है या मोहन पुस्तक पढ़ता है, दोनों चीजें आएगी, दोनों वाक्य। ठीक है। अब मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य, अगर भाववाच्य में क्या होता है कि कर्म दिया है तो कर्म का निषेध होता है, क्योंकि हमेशा अकर्मक वाक्य ही होता है भाववाच्य। अकर्मक वाक्य होगा तो कर्मवाच्य, भाववाच्य में क्या होगा कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है। या मोहन पुस्तक पढ़ता, मोहन पढ़ता है तो होगा मोहन से पढ़ा जाता है। अब पुस्तक आ गया तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता, पुस्तक हट जाएगा, कर्म हट जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है। तो
आज वाक्य विचार का भाग 2, जिसमें कौन कौन से वाक्य विचार क्रिया के आधार पर हो गए थे, अर्थ के आधार पर अपन अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले अपन यहाँ बात करें तो वाक्य विचार में अपने देखा था पहले तो कर्तवाच्य कर्म क्रिया के आधार पर देखा था, है ना, क्रिया के आधार पर बात की थी। उसमें हमने देखा कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहां देखा था जैसे मोहन पढ़ता है, इसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, हमेशा कर्मवाच्य सकर्मक का ही बनता है, अकर्मक का नहीं बनता। यहां पर हम अगर पुस्तक ऐड कर देते हैं, है ना, पुस्तक जोड़ देते हैं शब्द, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन के द्वारा या मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये हो गया कृतवाच्य। कृतवाच्य कर्मवाच्य बनाना है तो हमें मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है ना, इस प्रकार होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में बता दिया था क्लास कालांश में। अब देखें तो हम मुख्य अपने बिंदु पर आ जाते हैं, जिसमें कौन कौन से वाक्य हैं अर्थ के आधार पर। देखें, अर्थ के आधार पर वाक्य की बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, कुल मिलाकर के वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विधानवाचक, जिसमें किसी कार्य के होने का पाया जाता है। जैसे जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, कोई काम हो रहा है, कोई बात हो रही है, उसका पाया जाना ही विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाता हूं, यहां पर काम का होना, क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। मैं पढ़ता हूं, पढ़ने का काम होता है। मोहन लिखता है, लिखने का काम होता है। तो जहां पर काम होना है तो विधान हो रहा है, कुछ न कुछ काम। मोहन मेरा मित्र है, यहां बात का होना, जैसे मोहन मेरा मित्र है, यहां कोई ना कोई बात क्या है कि मोहन से मित्रता की बात हो रही है, इसलिए मोहन मेरा मित्र है आएगा, है ना। दूसरा वाक्य होता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य उसे कहा जाता है जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो, वह निषेधात्मक। यहां काम के न होने का बोध होता है। जैसे कोई निर्देश भी दिया होता है, जैसे सड़क पर मत भागो, यहां पर मत जो शब्द है नहीं के आधार पर है ना, मना करने वाला सूचक शब्द है कि सड़क पर मत भागो, मदन घर पर नहीं है। अब नहीं शब्द से पता चलता है कि यहां पर मदन घर पर नहीं है, निषेध करता है, निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। तीसरा वाक्य अर्थ के आधार पर प्रकार देखे हैं तो प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक कहते हैं। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है? सीधी सिंपल बात है, जहां प्रश्न का बोध हो वहां प्रश्नवाचक होगा, या प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया होता है। ठीक है, प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। प्रश्न पूछने में अगर वाक्य का प्रयोग किया जाए तो वहां पर आप कहां जा रहे हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तुम क्या खेल रहे हो, मोहन कहां जा रहा है, इस प्रकार के प्रश्न वाले जो हम वाक्य पूछें वहां पर हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, जहां पर प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाएगा। चौथा है हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है? जिस वाक्य में आज्ञा का कोई अनुमति मिलने पर या उपदेश दिया गया हो या विनय का बोध होता है। इन चारों बातों का, आज्ञा हो, कहीं अनुमति हो, कहीं उपदेश हो, कहीं विनय का बोध होता है, वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे सभी विद्यार्थी क्रम से खड़े रहो, सभी विद्यार्थी क्रम से खड़े रहो, यहां पर निर्देश दिया गया है, कोई आज्ञा दी गई है कि आप एक कतार में खड़े रहें। महेश घर जा सकते हो, अर्थात महेश के लिए कोई अनुमति है कि आप घर जा सकते हो,
तो इस प्रकार के वाक्य जहां आएंगे वहां आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद पांचवा वाक्य आता विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक में आपको पता ही है कि विस्मय सूचक शब्द लगता है जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा और विस्मय, इन चार बातों की बात की जाए। एक तो होगा हर्ष, होगा खुशी होगी, शोक दुख होगा, घृणा किससे दूर होने की, भागने की बात है, और विस्मय आश्चर्य होना। तो आदि का भाव प्रकट होता है वह वाक्य में विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या हो गया, अर्थात कोई घटना विशेष है जिसमें हमने न सोचा था वह घटना हो जाती है तो हम ये सोचते अरे यह क्या हो गया। जिस कार्य को हम सही ढंग से करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता तो हम सोचते हैं कि हम तो इस कार्य को इस तरीके से करना चाहते थे लेकिन यह उल्टे तरीके से हो गया। यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा है। वह कितना सुंदर है, किसी दृश्य विशेष को देख करके भी हम आगे देखते हैं कि वह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट आगे देखें, छठा वाक्य है इच्छा वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं इसे, है ना। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद की बात की जाए, इच्छा कामना का बोध हो, उसे इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। तो अपना आएगा 6 नंबर जो इच्छार्थक वाक्य है। इच्छार्थक 5 तक देख लिया था। विस्मयादिबोधक वाक्य के बाद इच्छार्थक वाक्य है जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद का, इच्छा का, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे। अब हम इस वाक्य में देखते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति अच्छे विचार आ रहे हैं, कोई ना कोई इच्छा हो रही है, कामना हो रही है किसी के प्रति, तो वहां ईश्वर सबका भला करे, आपका जीवन सुखमय हो। इस प्रकार के इन दोनों वाक्यों में देखते हैं तो या तो हमें आशीर्वाद का, इच्छा का, कामना का, किसी के प्रति अच्छी भावना का ही बोध होता है, वह इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अब आगे देखें तो संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है, संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए कि हो सकता है अगले माह तक विद्यालय खुल जाए, है ना। ये वाक्य हमें क्या दिखा रहा है कि संदेह है ना। वास्तविकता में कोई फैक्टर नहीं है कि अपन विद्यालय खुल जाए, लेकिन नहीं खुला तो क्या हो सकता है अगले माह तक। तो यहां पर क्या है, संदेहवाचक। शायद वे कल जयपुर जाए, अगर फिक्स नहीं है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन संदेह है कि इस प्रकार, जैसे शायद आज वर्षा हो, इस प्रकार के वाक्य हो, वहां संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। अब आता है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य से समझ में आ जाएगा संकेत का बोध हो। जैसे हम पढ़ते हैं संकेतवाचक विशेषण, है ना, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार संकेतार्थक वाक्य आता है। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वहां संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, तो यहां संकेत का बोध है, इसीलिए वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। यदि तुम आओ तो मैं चलो, तो यहां पर क्या है, यदि तुम आओ, पहला वाक्य क्या, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। इस प्रकार के वाक्य हैं। वर्षा न होती फसल सूख जाती, तो वर्षा पर ही फसल टिकी हुई है। इस प्रकार संकेत किस पर है, वर्षा की ओर है। यहां संकेत किस पर है, यदि पर है। इस प्रकार हमारे ये जो वाक्य हैं 1 से 8 तक अर्थ के आधार पर, जिसको हमने देखा कि इससे पहले अर्थ विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञासूचक, विस्मयादिबोधक, इच्छार्थक, संदेहवाचक, संकेतार्थक, इस प्रकार हमारे ये 8 वाक्य अर्थ के आधार पर समाप्त होते हैं। कल नए वीडियो के साथ रचना के आधार पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 6.4 के मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको, जिसमें स्क्वायर रूट इन सब के बारे में, अलग अलग सब्ट्रैक्ट, एडिशन सब के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। और उसमें डेसिमल वाले भी स्क्वायर रूट फाइंड करना बताया था। अब आपके नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक कंप्लीट हो गए थे। 8 क्वेश्चन देखना। अ गार्डन, 8 क्वेश्चन। A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such way that number of the rows and number of the column remains same. Find the minimum number of the plant he needs more for this. इसमें आपको ये बताना है कि एक गार्डनर है, उसके बाद 1000 प्लांट्स हैं। कितने प्लांट्स हैं, 1000 प्लांट्स हैं।
अब उसमें इसको वो इस टाइप से उसको इस प्लांट को इस टाइप से अरेंज कर रहा है कि सेम कॉलम और सेम रोज होनी चाहिए। अब सेम कॉलम और सेम रोज मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर फॉर्म ही होगी, एक टाइप से स्क्वायर फॉर्म ही होगी ना वो तो ये आपको इसमें 1000 प्लांट है, ठीक है। उसको आपको इस टाइप उस टाइप से उसको रिप्रेजेंट मतलब अरेंज करना है कि वो दोनों सेम नंबर हो जाए, रोज और कॉलम। अब आपको इसमें ये बताना है कि कितने प्लांट की उसको मतलब ज़रूरत होगी, क्योंकि कम होंगे ना, बिकॉज 1000 है दे गए। अब 1000 तो सेम रोज और कॉलम में अरेंज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है क्योंकि 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए इसका मीन्स यहाँ पर रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिख रखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ द प्लांट ही नीड, मतलब उसको कितने प्लांट की और ज़रूरत होगी कि जिससे वो सेम रो सेम कॉलम में उसके बराबर प्लांट आ जाए। तो इस टाइप से आपको कितने प्लांट की ज़रूरत होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीज़न जैसे हम ऐड करेंगे, जब प्लांट ऐड करने, क्योंकि हमें चाहिए इसमें प्लांट, तो ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था मेथड, जैसे कोई भी नंबर ऐड करना हो कितने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। सबसे फर्स्ट हमें 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए लिखना ही हैड प्लांट्स, कितने दे रखे हैं, 1000, ठीक है। उसके बाद 1000 प्लांट है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फाइंड रूट, भाई स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको। अब स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे डिवीज़न मेथड से। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में आपको यही मेथड यूज़ करना है, और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर मेथड। ये हो गया। अब क्या करेंगे फर्स्ट, सॉरी यहाँ पर 0 0 1000 है, पैर बना दिए हमने यहाँ पर। अब यहाँ पैर बना दिए, देख लो फर्स्ट कितने टाइम, 2 9 4 3 का 9 होता है, 4 का 16 हो जाएगा, तो 3 ले लेते हैं हम, वी टेकिंग 3 3 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, क्लियर। फिर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है 9, अब यहाँ पर हम माइनस कर दोगे, पूरा पेयर एज इट इज 100। अब यहाँ पूरा पेयर क्या होगा 0 0 होगा। अब ये पूरा कितना हो गया 100। अब यहाँ पर देखना 3 + 3 कितना हो गया 6, और 3 × 3 यहाँ पर 9 हो गया, ये ध्यान रखना, 3 ले लिया। अब नेक्स्ट नंबर हम क्या लेंगे कि 100 से लेस देन आ जाए या फिर 100 के इक्वल तो आना पॉसिबल नहीं है कि बिकॉज क्योंकि ये रूट ही नहीं है, कि ये स्क्वायर ही नहीं है किसी का। तो क्या हो जाएगा, नंबर लेके देखो आप, जैसे हम 6 को 1 से करके देखें पहले, तो 61, और 62 को अगर हम 2 नंबर लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। इसका मीन्स ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि 100 से अबव है ना, तो इसको आप क्या करना है 1 टाइम लेना है, वी टेकिंग 1। तो 1 लिया हमने, यहाँ मैंने 1 शो कर दिया, तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे 61, क्लियर। अब इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएंगे आपके 39। अब यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जब हम हमें यहाँ पर प्लांट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 31 है और 31 स्क्वायर रूट आ रहा है, एक टाइप से हम यहाँ पर 31 लिया, ठीक है। अब 31 तो परफेक्ट हो नहीं रहा क्योंकि 1000, क्योंकि 31 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 961, कितना होता है 961, और ये 1000 दे रखा है, तो इसका मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना है, अब हमें यहाँ पर माइनस भी नहीं कर सकते, 31 का स्क्वायर क्या है 1000 से लेस देन है, तो हम यहाँ पर 39 को माइनस नहीं कर सकते। 39 को माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लांट हटाने नहीं है, यहाँ हमें प्लांट ऐड करने। लिख रखा है ना क्वेश्चन में कि उसको गार्डनर को कितने प्लांट की और नेसेसरी कितनी रिक्वायरमेंट है कि वो प्लांट इतने लगाए कि उसके वो स्क्वायर फॉर्म में अरेंज हो जाए। तब इसमें देखना हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और मैंने ऐड के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे ऐड करेंगे। तो इसमें आपको लिखना है कि 1000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये लाइन तो आपको लिखनी है, इसमें भी लिखनी है, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, 31 क्या है, 31 का स्क्वायर क्या है, लेस देन है किससे 1000 से, सो वी टेक नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिया मैंने, जैसे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, 31 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 32,
क्योंकि हमें प्लांट ऐड कर देने, तो यहाँ पर हम माइनस नहीं कर पाएंगे इसको, तो 31 इसका नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1024, और वो किसका होता है 32 का होता है। किसका होता है 32 का। अब इसमें देखना 1024 है तो इसका मीन 1000 प्लांट है। अब कितने ऐड करेंगे कि वो 1024 बन जाएगा। 1000 में हमने कितने ऐड किए 1024 है ना नेक्स्ट स्क्वायर, तो इसका मीन्स 1000 में हमने कितने प्लस करेंगे 24 प्लस करेंगे तो 1024 बन जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है therefore we add, क्या करेंगे 1000 में से 1000 में हम कितने प्लस कर देंगे 24 प्लस कर देंगे। इसमें से ये माइनस कर दिया तो 24 ही बचा, तो डायरेक्ट हम 24 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024, और 1024 कितना हो गया 1024 32 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। तो इसका मीन उसको 24 प्लांट की और आवश्यक क्या होता है 24 प्लांट उसको और ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन लिख देना नीचे कि सो ही नीड प्लांट मोर, कितने 24 प्लांट। अगर 24 प्लांट वो 1000 में और ऐड करेगा तो उसके परफेक्ट रो और परफेक्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 32 का स्क्वायर हो जाएगा वो। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखना है 9, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन स्कूल फॉर द PT drill they have to stand in such a manner that the rows in equal the number of the column. How many children would be left out the this arrangement? अब इसमें आपको क्या बताना है कि एक स्कूल में आपके 500 चिल्ड्रन हैं और एक PT ड्रिल, PT मीन्स क्या होता है PTA टीचर होता है जो एक्सरसाइज करवाता है मॉर्निंग में। ठीक है, तो वो इस टाइप से स्टूडेंट को अरेंज कर रहा है कि वो भी सेम मैनर में मीन्स सेम रो और सेम कॉलम। ठीक है, जितने रोज में स्टूडेंट होंगे उतने ही रोज में उतनी रो बनेगी। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट। अब आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट को वो बाहर निकालेगा। अगर जो बच गए जैसे इक्वल नंबर आ गया और उसके बाद भी बच्चे रह जाते हैं तो उन बच्चों को क्या करना है उनको बाहर निकालना, लेफ्ट आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे जो प्लांट वाले क्वेश्चन में थे उसमें ज़रूरत थी कि हम उसको मतलब परफेक्ट बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना होगा, कितने प्लांट की ज़रूरत है। बट इसमें हमें क्या करना है जो भी स्टूडेंट रह जाते हैं उनको लेफ्ट आउट करना है। तब कितने स्टूडेंट लेफ्ट आउट करना है वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर ही फाइंड करना है। परफेक्ट स्क्वायर मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करूँगी, ये क्वेश्चन आपको ही करना है, बस थोड़ा सा हिंट बता रही हूँ कि कैसे करना है। देख लो एक बार। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके 9, टोटल स्टूडेंट आपके दे रखे हैं 500। इसमें भी आप क्या करोगे स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। तो यहाँ पर लिख देना वी फाइंड स्क्वायर रूट। अब इसमें देखना 500 का आपको फाइंड करना है। पैर बना दो आप। सबसे फर्स्ट 2 टाइम ले लिया हमने, पैर बनाने तो आपको आ गए होंगे। 2 टाइम ले लिया 4, ये हो गया आपके 1 और यहाँ आपके हो गया डबल, यहाँ पूरा पैर आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर 4। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, अब जैसे यहाँ पर मैं नंबर लेती हूँ 100 है। अब यहाँ पर मैं 1 से करती हूँ तो 41 आएगा और 2 से करूँगी तो 84 लूँगी मैं यहाँ पर। तो 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 2 से ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर 2 से लिया तो मेरे यहाँ पर क्या हो गया 84, यहाँ माइनस किया मेरे 16 आ गए और ये तो एज लेने दो इसको। अब इसमें देखो 16 रिमाइंडर, इसका मीन्स 500 इज नॉट, ये तो हमें पहले से पता है कि 500 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसमें हम कितने स्टूडेंट को लेफ्ट आउट करेंगे। अब इसमें देखना कि 22 का जो स्क्वायर हो रहा है वो इससे लेस देने 500 से, तभी तो 16 रिमाइंडर आ रहा है। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है
22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, 484, और इसमें यहाँ पे 16 ज़्यादा हो रहे, 500 हो रहे, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्टूडेंट को मतलब लेफ्ट आउट करना है, मतलब निकालना है, तो हमें इसका 22 के स्क्वायर के फॉर्म में, इसका मीन्स हमें कितने स्टूडेंट को अरेंज करना है, 484 स्टूडेंट को अरेंज करना है। तो आगे की आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे वो आपको लिखने में, आपको डायरेक्ट बता रही हूँ ऑरली। जैसे 16 है, यहाँ पर आप लिख दोगे कि 500 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, फिर नाउ फिर 22 इज लेस देन 22 का स्क्वायर, जो मैं लाइन लिखा है ना वही लिखा है, 22 स्क्वायर इज लेस देन 500, सो वी, अब यहाँ पर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर में लाइन आपको ऐड नहीं करनी है, डायरेक्ट लिखना है कि वी, नाउ वी सबट्रैक्ट, क्या करोगे 500 में डायरेक्ट 16 माइनस कर दोगे, और डायरेक्ट 16 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 484 आ जाएगा। 484 किसका होता है, 22 का स्क्वायर होता है, तो 484, बस 484 इज ए स्क्वायर ऑफ 22, ये लाइन लिख देना। और सो ही, मतलब जो भी पीटीआई टीचर के लिए बोला है यहाँ पर, ही लेफ्ट आउट स्टूडेंट इक्वल्स टू 16, ठीक है। आगे का जो भी है, जितना भी ओरल बोला है वो सब आपको लिखना है, क्लियर। ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, लैंड। इसके अंदर हमने जो लास्ट पढ़ा था मिट्टी के बारे में पढ़ा था, सोइल के बारे में। लैंड वाला जो पार्ट था अपना, लैंड स्लाइड, लैंड चेंजेस ऑफ लैंड यूज़, पार्ट्स ऑफ लैंड, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। सोइल के बारे में पढ़ा था, सोइल की डेफिनेशन पढ़ी थी, सोइल को बनने में कितना समय लगता है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोइल के बारे में जो कहा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सोइल की जो फॉर्मेशन प्रक्रिया होती है, बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसको प्रभावित करते हैं। ये सब हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ लिया था। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल। लेयर्स का मीन्स क्या होता है, परत। मिट्टी की कौन कौन सी परत होती है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट सॉइल लेयर कौन कौन सी है। पॉइंट्स दे रखे आपको, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, ये 4 पॉइंट दे रखे। फर्स्ट दे रखा है टॉप सॉइल। टॉप का मीन्स क्या होगा, वैसे नाम से पता चल रहा, जो मिट्टी है उसकी सबसे ऊपर की जो रॉक होती है, ऊपर की जो परत होती है, उसको अपन किस पार्ट के अंदर लेंगे, टॉप सॉइल के अंदर। द अपर मोस्ट लेयर विच इज रिच इन ह्यूमस, क्या दे रखा है, विच इज रिच इन ह्यूमस, ऐसा पार्ट जिसके अंदर, क्या कह सकते हैं, ऐसी परत जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स, जो, और साथ ही साथ क्या करता है, जो भी प्लांट्स हम उसके अंदर लगाते हैं उसको न्यूट्रिशंस, जो भी पेड़ पौधे से रिलेटेड जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको प्रोवाइड करवाता है। कौन करवाता है, ये टॉप सॉइल। दिस लेयर कैन रिटेन मोर वाटर, और ये जो लेयर होती है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी को संचित करके रख सकती है। नेक्स्ट आता है सब सॉइल। दिस लेयर इज मोर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, हैज लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, क्या दे रखा है, ये जो परत होती है सेकंड नंबर पे कह सकते हैं इसको, बहुत कठोर होती है। कॉम्पैक्ट का मीन्स भी होता है जटिल। एंड हैज लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस की जो मात्रा होती है, जो मिनरल्स की मात्रा होती है, वो क्या होती है, कम होती है। इट कंटेन मोर ऑफ सैंड, स्लेट एंड क्ले, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, सैंड, रेत, स्लेट का मतलब होता है घात जो होता है, जैसे बारिश के मौसम में आप देखते हो ना, कच्ची जगह पर जाते हो तो पानी जो इकट्ठा हो जाता है कच्ची सड़कों के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं ना बहुत गंदगी हो रही है, घात हो रहा है, वो होती है क्ले। क्ले का मीन्स होता है मिट्टी। तो इस सोइल के अंदर क्या क्या होता है, सैंड, स्लेट और क्ले। नेक्स्ट आता है वेदर्ड रॉक। इट कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, इसके अंदर कौन सी मिट्टी आएगी, जिसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी कि चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो किसके अंदर आएगा, वेदर्ड रॉक के अंदर आएगा। नेक्स्ट है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, बिलो द वेदर्ड रॉक, क्या दे रखा है, इस रॉक के नीचे, यानी कि 3rd नंबर की जो रॉक दे रखी है आपको वेदर्ड रॉक, इस रॉक के नीचे होती है ये। देयर इज ए लेयर ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड द बेड रॉक, और इसकी जो हार्ड रॉक, इसकी जो कठोर चट्टान होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, बेड रॉक के नाम से जाना जाता है। आप इसको अंडरलाइन कर देना। इस हो सकता है पीछे आपके क्वेश्चन आए कि व्हाट इज बेड रॉक, तो आंसर क्या आएगा, लेयर ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड द बेड रॉक। अब देखो इसके अंदर आपको कुछ फैक्ट फाइल्स दे रखी है। इट टेक्स मोर देन 500 ईयर्स फॉर 2 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल टू बी फॉर्म्ड। मैंने आप लोग को ये बताया था कि मिट्टी को बनने में बहुत साल
लग जाते हैं। ये 1 या 2 दिन की प्रोसेसिंग नहीं होती। तो यहाँ पर भी आपको दे रखा है 500 ईयर्स से भी ज़्यादा लग जाते। कितनी मिट्टी बनने में? 2 सेंटीमीटर सोइल की जो परत होगी उसको बनने में 500 ईयर्स से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। देर आर मोर देन 10,000 टाइप्स ऑफ सोइल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर सोइल कितने टाइप्स की? 10,000 से भी ज़्यादा टाइप्स की है। हम तो जो पढ़ेंगे वो बहुत कम है, 4 या 5 नाम दे रखे हैं, आपको उनको ही पढ़ना। और आगे भी अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम में फाइट करते हो तो उसमें भी आपके यही नाम आएंगे जो अपन अपने इंडिया के संदर्भ में कह सकते हैं, या फिर राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पर भी पढ़ेंगे, जिसकी भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे राजस्थान या इंडिया की, तो यही सोइल्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। सोइल कंसिस्ट ऑफ 45% मिनरल, 25% वाटर, 25% एयर एंड 5% ऑर्गेनिक मैटर। क्या क्या होता है उसके अंदर देखो बता भी रखा है। सोइल कंसिस्ट 45% मिनरल्स होंगे यानी कि खनिज पदार्थ जो भी होंगे, 25% वाटर, 25% एयर एंड 5% ऑर्गेनिक मैटर। तो इन सभी से मिलकर क्या बनती है? अपनी मिट्टी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मिट्टी के अंदर इतना ही परसेंटेज पाया जाता हो। जो मिट्टी ज़्यादा अच्छी होगी उसके अंदर ऐसे परसेंटेज पाए जाते होंगे। हो सकता है कोई मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो उसमें इतना परसेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोइल। अब इसके अंदर आपको ऐसा लर्न करना है, क्योंकि जो दे रखा है पर्टिकुलर जिसके बारे में वो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट दे रखा है एलुवियल सोइल। कैसी होती है एलुवियल सोइल? फर्टाइल सोइल। ये एक उपजाऊ मिट्टी होती है, मेड अप ऑफ क्ले, सैंड एंड स्लेट। जो किसकी बनी होती है? वही दे रखा है, क्ले, सैंड एंड स्लेट की बनी होती है। ब्लैक सोइल, ब्लैक इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। वेट एंड स्टिकी एंड रिटेन्स मॉइस्चर। कैसी होती है? वेट, गीली होती है। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपी होती है। एंड रिटेन मॉइस्चर, इसमें नमी भी होती है। बट क्रेक्स व्हेन इट बिकम ड्राई। लेकिन जब ये मिट्टी सूख जाती है, इसके अंदर पानी नहीं होता है, तो ये क्या हो जाती है? इसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं, क्रेक्स आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा। और बहुत सारे फैमिलीज़ में अभी भी काली मिट्टी का यूज़ किया जाता है बालों को धोने के लिए। और बहुत लोगों को जब खाने का इच्छा होती है मिट्टी, तो वो काली मिट्टी को खाना पसंद करते हैं। और ये जो मिट्टी होती है इसके अंदर जो भी हम एग्रीकल्चर करते हैं बहुत अच्छा होता है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है ये। और आपने देखा होगा बट क्रेक्स, जब भी हम कभी पिक्चर और देखते हैं उसमें सूखे की, अकाल की ऐसी कोई पिक्चर्स आती है तो उसमें अक्सर ऐसे ही फोटो बताया जाता है जो पूरी ड्राई होती है, जिसमें दरारें पड़ी हुई होती है। तो वो कौन सी मिट्टी हो सकती है? ब्लैक सोइल हो सकती है। नेक्स्ट दे रखा है रेड सोइल, लाल मिट्टी। इट हैज़ हाई आयरन कंटेंट। इसके अंदर लोह के तत्व, अब जो मिट्टी से रिलेटेड होते हैं, खनिज पदार्थ, तो मिनरल्स के अंदर आता है आयरन, उस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हैंस इज रेड इन कलर। उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। लैटेराइट सोइल, इट इज़ पोरस ब्राउन सॉइल एंड इज लेस फर्टाइल। इसका जो कलर होता है पोरस ब्राउन का मतलब होता है भूरा कलर जिसको बोलते हैं अपन, एंड लेस फर्टाइल, ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। नेक्स्ट डेजर्ट, इट इज़ लूज पोरस कोरस एंड सैंडी सोइल। इसका मतलब भी ये होता है कि ये मिट्टी जो होती है दरदरी होती है। अब रेत कैसी होती है? दरदरी होती है। इसका कलर भी कैसा होता है? भूरा होता है। रेत का कलर आप सबको पता है, ये भी हमारे लिए ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। नेक्स्ट आती है माउंटेन सोइल, इट इज़ ब्राउन सोइल। इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है विथ गुड टेक्सचर एंड इट रीच इज ह्यूमस। एक मिट्टी ऊपर अपन ने देखी थी ब्लैक सोइल, जो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है उसके अंदर, और एक जो मिट्टी होती है माउंटेन सोइल, ये भी ह्यूमस की मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और ये भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इट इज़ वेरी फर्टाइल, ये भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है तो अपना आंसर ब्लैक सोइल आएगा, कि ब्लैक सोइल जो होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अब दे रखा है डिग्रेडेशंस ऑफ सॉइल एंड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। किस प्रकार से सोइल का जो अपक्षय हो रहा है, जो पतन हो रहा है, उसको रोकने के लिए कौन कौन से, यानी कि उसको कंजर्व करने के लिए हमको कौन कौन से मेथड अपनाने चाहिए कि हम उसको बचा सके। मिट्टी जो बह के चली जाती है उसकी जगह नई मिट्टी आती है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, हम लोग वनों का कटाव कर रहे हैं, तो उनको दूर करके हम लोग मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। द मेजर थ्रेट टू सॉइल इज इरोजन एंड डिपिक्शन ऑफ सॉइल। क्या दे रखा है? मेजर थ्रेट ऑफ सॉइल, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मिट्टी का क्या हो रहा है? अपरदन और अपक्षय। इरोजन एंड डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब वो क्षय होना, यानी कि उसकी हानि होना। सिंपल सी बात आपको बोला जाए तो मिट्टी का जो जितना हम उसको कंजर्व करके रखना चाहिए था उतना हम नहीं रख पा रहे हैं।
बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। अब आप इसके लिए खाली प्रकृति को नहीं कह सकते हो कि प्रकृति में ही ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है कि अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उससे मिट्टी बह के चली जाती है, या फिर बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है तो मिट्टी में नमी नहीं रहती है। तो इसमें कुछ रीज़न प्रकृति के हैं और कुछ रीज़न अपने हैं, ह्यूमंस भी दे रखे हैं क्योंकि हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, वनों का कटाव कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हम लोगों की वजह से क्रिएट हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो मिट्टी है वो क्या हो रही है, पतन की ओर जा रही है, जिसका अपक्षय हो रहा है। Soil erosion is mainly the removal of the topmost layer due to flood, landslide, waves and human activities such as deforestation, overgrazing, rainwash and excessive use of chemical fertilizer and pesticides. This affect the fertility of soil. देखो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से मिट्टी की जो टॉप लेयर है, जो सबसे उपजाऊ होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके फ्लड, बाढ़ आना, लैंडस्लाइड वही चट्टानों का गिरना, वेव्स जो तरंगे आती हैं, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये तो सारी ये तीन जो दे रखी वो कौन सी आएगी, नेचुरल एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी। नेक्स्ट दे रखी ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसमें भी क्या दे रखा है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को कटाना, ओवरग्राजिंग बारिश की वजह से वॉश यानी कि बह के चली जाती है, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। आजकल हम लोग क्या करते हैं, खेतों में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, जो ये दोनों अलग अलग प्रकार के खाद होते हैं, इनका बहुत मात्रा में यूज़ करने लग गए, जिससे मैंने आप लोगों को बताया था मिट्टी उपजाऊ तो रहती है, लेकिन वो जो मिट्टी उपजाऊ रहती है वो कितने समय के लिए रहती है, 2 साल या 3 साल के लिए आपको बहुत अच्छी फसल देती है। उसके बाद उस मिट्टी में जो फर्टिलिटी की जो पावर होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो मिट्टी फिर अच्छी फसल अपने को नहीं दे पाती है। तो आपको ये पूरा अंडरलाइन करना है यहाँ से। सोइल इरोजन इज मेनली द रिमूवल ऑफ टॉपमोस्ट लेयर ऑफ due to flood, landslide, waves and human activities such as deforestation, overgrazing, rainwash and excessive use of chemical fertilizer and pesticides। आपसे रीज़न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है, अगर अलग अलग भी पूछा जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी और नेचुरल एक्टिविटीज़ कौन सी जिसकी वजह से सोइल इरोजन हो रहा है। तो ये अपने यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, लेयर्स ऑफ सॉइल, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल, ये आपको एज एज लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, वैसे भी आपको बहुत शॉर्ट में दे रखा है। और डिग्रेडेशंस ऑफ सॉइल एंड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, इसके नेक्स्ट जो भी आता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 13 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें डिजीज होती है तो वो होता है इन्फेक्टेड बाय एयर से ट्रांसमिटेड होते हैं, और कुछ कैरियर बन के आते हैं। मतलब ये कि मॉस्किटो और हाउस फ्लाई जो होते हैं वो बाहर से ऑर्गेनिज्म को लेके आ जाते हैं और फिर हमारे फूड को कंटामिनेट कर देते हैं, जिससे हमारा फूड कंटामिनेट हो जाता है, और वो चीज़ अगर हम खाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, ये डिजीज़ हो जाती है। जिसमें मैंने मलेरिया का एग्जाम्पल दिया था, पैरासाइट वगैरह पढ़ाया था। अब ये चीज़ मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। इसमें आपको ये लाइन दे रखी है यहाँ पे, सम ऑफ द कॉमन डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स इन ह्यूमन। यहाँ पे ये जो 2 टेबल दे रखी है, इन दोनों टेबल में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि कौन से यहाँ पे ये चीज़ पढ़नी है आपको कि ह्यूमन में इनसे डिजीज़ कैसे होती है, यानी हमारे अंदर ह्यूमन में कौन कौन से ऐसे वायरस या बैक्टीरिया है जिनसे हमको किस टाइप की डिजीज़ होती है, कितने टाइप की कितनी डिजीज़ होती है। ठीक है, ये टेबल पढ़ने के बाद 2.3 टेबल में हम क्या पढ़ेंगे, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी डिजीज़ किससे हो रही है। सेकेंड चीज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये वाली डिजीज़ हमारी बॉडी में आ कैसे सकती है, मोड क्या है इसका, टाइप का है, कहाँ से एंटर करेगा। और सेकेंड है जनरल प्रिवेंटिव मेजर, यानी इन डिजीज़ से बचना है तो आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी होगी। ये 2 टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस से हमको कौन कौन सी बीमारी या डिजीज़ हो सकती है, तो वो है कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो और रेबीज। ये इतनी डिजीज़ है जो हमें वायरस से हो सकती है। आपको पता है इनमें से सारी सुनी होगी। कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो होता है स्नीजिंग कफिंग होता है, चिकन पॉक्स जिसमें हम बोलते हैं चिकन पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स जिसमें दाने निकल आते हैं ना, पूरी बॉडी पर रेड स्पॉटिंग बन जाते हैं, और टंग पे ब्लिस्टर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं छोटी माता बड़ी माता, कॉमनली हम बोलते हैं। ठीक है, मीजल्स, पोलियो और रेबीज जिसमें है ना किसी एनिमल के बाइटिंग से
अगर कोई एनिमल हमको बाइट कर लेता है, आपको पता है ना डॉग के बाइट से हमें रेबीज होता है, सिर्फ डॉग के बाइट से नहीं, ऐसे एनिमल जिनके अंदर बॉडी में सलाइवा में रेबीज नाम का वायरस है और उस एनिमल ने आपको बाइट किया है तो फिर आपको रेबीज हो सकता है। यहाँ पर पोलियो आपको पता ही है जिसमें पैरालाइज्ड हो जाते हैं, हमारे जो लिम्स होते हैं फोर लिम और हिंड लिम, बॉडी का आधा पार्ट जो होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है जिसको बोलते हैं पोलियो। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से आपको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, डिप्थेरिया, एंथ्रेक्स और प्लेग। कॉलेरा आपको पता है, टाइफाइड कॉलेरा जिसमें लूज मोशन हो जाता है या फूड पॉइजनिंग जो हो जाता है, कंटामिनेट फूड खाने से होता है कॉलेरा। जैसे वही कोई फूड अगर बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ रहा है, ऐसा फूड खा रहे हो तो कॉलेरा हो सका। टाइफाइड आपको पता है, टीबी, डिप्थेरिया, डीपीटी का जिसका वैक्सीन लगाते हैं, एंथ्रेक्स और प्लेग, ये सब किससे होने वाली है? बैक्टीरिया से। फिर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो वो है मलेरिया, डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस यानी सुस्तपना आ जाता है यानी ज़्यादा नींद आती है या सोने में तकलीफ होती है। फंजाई, रिंग वॉर्म, स्किन डिजीज। फंजाई से क्या होता है? तो रिंग वॉर्म, हमारे स्किन में कभी कभी आपने देखा होगा दाग हो जाते हैं, मतलब स्किन में क्या होता है कि स्किन कहीं की स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई होने के बाद अगर उसको हम रब कर देते हैं तो इचिंग होती है, उस पर इचिंग होने के बाद अगर उसको रब कर देते हो तो वहाँ की स्किन निकलने लगती है और फिर आपको प्रॉब्लम से होने लगती है जिसको बोलते हैं रिंग वॉर्म, जिसको ही कॉमनली बोलते हैं दांत खुजली। ये स्किन की बीमारी हो गई। अब आगे दे रखी है एक टेबल जिसमें आपको पढ़ना है कि कौन सी डिजीज़ किससे फैलती है और उससे बचने के लिए आप प्रिवेंटिव मेजर जनरल में क्या अपनाओगे। फर्स्ट है कॉलेरा जो बैक्टीरियम से फैलता है, टाइफाइड वो भी बैक्टीरियम से फैलता है। आप ये दोनों बीमारी आपकी बॉडी में कैसे आ सकती है? तो या तो आप कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड को आप अंदर ले लेते हो, यानी गंदा पानी, ऐसा पानी जो डायरेक्ट इंसेक्ट या बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाई के कांटेक्ट में आ रहा है, ऐसा फूड या ऐसा वाटर पीने से आपको हो सकता है। नेक्स्ट है जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। इससे बचना है तो जो पानी आप पी रहे हो उसको बॉईल करो। मेंटेन गुड सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन। सैनिटेशन यानी अपने आसपास और अपने एरिया या अपने खाने पीने की जो चीज़ें उनको हाइजीन रखो। हाइजीन का मतलब है प्योर रखो। सैनिटेशन यानी जो स्वच्छता है उसको ध्यान रखो। प्रॉपरली कुक्ड फूड वैक्सीनेशन, अच्छे से कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो वो कुक्ड होनी चाहिए। कुक्ड यानी अच्छी से पकी हुई होनी चाहिए। अगर कच्चा रॉ मटेरियल आप खाते हो तो रॉ मटेरियल में ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और फिर वो अगर फूड खा रहे हो आप, रॉ मटेरियल, रॉ फूड खा रहे हो, कच्चा सामान, कच्ची चीज़ें खा रहे हो तो वो बैक्टीरिया उसमें मर नहीं पाता है, यानी डीएक्टिव नहीं होता है, वो आपकी बॉडी में जाकर डिजीज़ क्रिएट करता है। और वैक्सीनेशन, इन दोनों डिजीज से बचने के लिए, टाइफाइड से बचने के लिए स्पेशली एक वैक्सीन आता है जिसको आप लगा दोगे तो आपको टाइफाइड नहीं होगा। ट्यूबरक्यूलोसिस वो भी बैक्टीरिया से होता है जो एयर से फैलता है। कीप द पेशेंट, मतलब ये कि कोई पर्सन अगर टीबी वाला पेशेंट है और वो खुले एटमॉस्फेयर में स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, उसके ज़रिए वो बैक्टीरिया एयर में आ जाएंगे। उसके पास वाला पर्सन एयर को ब्रीथ कर रहा है तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगा? कंटामिनेशन यानी बैक्टीरिया आ जाएंगे। कीप द पेशेंट एंड पर्सनल बिलोंगिंग इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर एंड बीसीजी वैक्सीनेशन। जिसको टीबी है उसको पूरी तरह से आइसोलेशन में रखो। आइसोलेशन मतलब सेपरेट, पूरी तरह से। आइसोलेशन वर्ड अब आपके लिए बहुत कॉमन, आपने सुन लिया होगा, है ना। आइसोलेशन वार्ड में ऐसे पर्सन को रखते हैं जो इन्फेक्टेड होता है, जिनसे दूसरों को बचाना होता है। बीसीजी वैक्सीनेशन लगवा दो ताकि आपको कभी ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं होगा। ये सारे वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में पहले से लगे हुए होते हैं। हेपेटाइटिस बी जो वायरस से होता है, वाटर से फैलता है। अगर आप कंटामिनेटेड वाटर पीते हो तो आपको होगा। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन यानी बॉयल पानी पियो और वैक्सीन लगवा दो। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर है। पोलियो भी वायरस से होता है, एयर से भी होता है, एज वेल एज वाटर से भी होता है। मतलब ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब आप कंटामिनेटेड एयर लो चाहे कंटामिनेटेड वाटर लो, इन दोनों के जरिए आपकी बॉडी में ये वाला वायरस आ सकता है जिससे आपको ये डिजीज़ हो सकती है। बचने के लिए क्या करोगे? कीप द पेशेंट एंड द पर्सनल बिलोंगिंग इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन दूसरा उपाय है और ये कह रहा है कि पर्सनल बिलोंगिंग, कीप द पेशेंट एंड पर्सनल बिलोंगिंग इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब जिसको ये डिजीज़ हो रही है पोलियो, उसको कंप्लीटली आइसोलेट कर दो, अलग रखो, उसको दूर रखो उसको, ताकि वो दूसरे अच्छे पर्सन, हेल्दी पर्सन में अपनी बीमारी ना फैलाए। चिकन पॉक्स और वायरस, चिकन पॉक्स जो होता है वो भी एयर से होता है। मीसल्स जो होता है वो भी वायरस का रोग, वायरस से होने वाली डिजीज़ है और ये भी एयर के माध्यम से फैलती है। और इनका मेजर और इनका प्रिवेंटिव मेजर सबका सेम है, इसीलिए सेम कॉलम में इसको लिखा गया है। मलेरिया लास्ट जो कि प्रोटोजोआ से होता है,
मीडियम मोड किससे होगा मलेरिया? तो आपको होगा मॉस्किटो से, इसके बाइटिंग से होगा। बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर भी ऐसे लार्वा क्रिएट होते हैं वहाँ पर पानी को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, है ना। प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग द कलेक्शन ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग एंड स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, यानी घर में ऐसी चीज़ों का यूज़ करो जिससे मॉस्किटो ना रहे घर में, और साथ में रिपेलेंट्स का मतलब है वो जो वायर गेज वगैरह होते हैं विंडोज़ और डोर पे लगा देने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्किटो हमारे घर से दूर रहे। ये चीज़ें इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगी। आप इसके नोट्स आप दोनों टेबल नोट्स में बना लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने धातु अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ लिया। आज हम धातु और अधातु के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। धातु और अधातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि धातु का उपयोग मशीनें, जो हम मशीन होती है ना, उसमें मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। इन सभी के अंदर धातु का उपयोग हो रहा है। आप कुछ अधातु के उपयोग से भी परिचित थे। अब अधातु का उपयोग कहाँ किया जाता है वह देखिए। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। सभी सजीव की कौन सी क्रिया में? श्वसन क्रिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियाएं होती है जिसके अंदर लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि की हेतु भी किया जाता है। उर्वरक का मतलब हम पौधों को खाद और उर्वरक देते हैं ना, पोषक तत्व, तो उसके अंदर फास्फोरस, अमोनिया वगैरह, यूरिया वगैरह, तो यह जो होते हैं वह अधातु होता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में भी किया जाता है, यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए भी अधातु का उपयोग किया जाता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु से भी आप परिचित हैं, यानी कि पटाखों में भी जो होता है पदार्थ वह अधातु होता है। तो इस प्रकार हमने अधातु और धातु के उपयोग पढ़े थे। एक बार पुनः देख लिए। धातु का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। अधातु का उपयोग श्वसन के समय अंदर लेते समय उर्वरकों के रूप में, जल शुद्धिकरण में, एंटीबायोटिक के रूप में, पटाखों के रूप में किया जाता है। अब देखो, पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है। यह मैग्नीशियम किस रूप में होता है? दूसरा, डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? तो जो खून की कमी है वही आपकी आयरन की कमी है। अब देखो, आपने कक्षा 7th में सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनेंगे? नए पदार्थ। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिक्स किया तो H2O पानी बना, तो एक नया पदार्थ बना। ठीक है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती। ये दोनों पदार्थ एक दूसरे से भिन्न है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है और ऑक्सीजन उसको जलने में सहायता देता है। दोनों से बन गया पानी, जल बना। जल क्या है? आग बुझाने का कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनसे ये अभिक्रिया करते हैं। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा और विद्युत विघटित किया जा सकता है तो वह तत्व कहलाता है। ये तत्व की परिभाषा आप अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। अच्छा, सल्फर एक तत्व है, इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। सल्फर क्या है? तत्व। आयरन और कार्बन भी तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। परमाणु तत्व की सबसे छोटी
इकाई है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्य सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। यह नोट कर लेना आप कि तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातु और अधातु के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु है, शेष तत्व या तो अधातु है या उपधातु। ठीक है, उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। देखो एक बार हम वापस इस लेसन के कुछ मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए, धातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती। सामान्यतः आघातवर्धनी और धातु आघातवर्धनी और तन्य होते हैं। आघातवर्धनी और तन्य का मतलब आघातवर्धनी यानी कि पीटने पर फैलना, तन्य का मतलब खींचने पर लंबा होना। यह गुण होता है धातुओं का, यह अधातु का गुण नहीं है। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है ना, तो धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत को ऊष्मा के कुचालक होते हैं। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। अच्छा, पॉप ध्वनि किसको प्रदर्शित करती है? हाइड्रोजन को। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते। अधिकांश अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर लेते हैं। धातु और अधातु का दैनिक जीवन में हमने उपयोग भी देखा था। तो आज आप इन मेन पॉइंट को याद करके इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। थैंक यू।